है, अब ये पढ़ के वापस ही आना है। मेरा ख्याल है ये गलत बात कर रहे हैं आप। इंटरव्यू है चलिया। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं मलिक ज़ीशान, सेल्स कंसल्टेंट से। आज हम लोग सफवान भाई का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सफवान भाई, इनका जो है कनाडा का वीज़ा लगा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ी कामयाबी है सेल्स कंसल्टेंट्स की, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, कोरोना का सिचुएशन चल रही थी और स्टूडेंट्स का हम लोग या तो डेफर करवा रहे थे और रुके हुए थे, ताकि बेहतर है कि स्टूडेंट के पैसे ज़ाया हों, उससे बेहतर है हम लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो सफवान भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका अप्लाई किया जाए, तो हम लोगों ने उनकी पुरजोर फरमाइश पे आप कह लें कि हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था। सबसे पहले शुरू करते हैं जी। पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मैं चाहूँगा कि सफवान भाई अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और इंट्रोडक्शन के बाद फिर बाकी चीज़ें फिर शुरू करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच ज़ीशान भाई। मेरा नाम सफवान अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के एक गाँव जलन से बिलोंग करता हूँ और मेरी एजुकेशन जो है वो BSc मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसका कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टिल अभी तक स्कोप नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन के बाद मैंने सोचा कि मुझे ना कहीं फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इसी गर्दिश में मैं घूमता इनके पास पहुंचा हूं। तो सवाल में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी तालीम आपने कहाँ से पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में ज़ीशान भाई, मेरी ना जो मैंने DAE है ना, मेरा इंटर जो है वो मैंने ना स्वीडिश कॉलेज गुजरात से किया था और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाकेंड से वहाँ से मैंने की और उसके बाद मैं जॉब कर रहा था और जॉब में हालात बेहतर है ही नहीं पाकिस्तान में, इकोनॉमी की वजह से, और कुछ जॉब इतनी अच्छी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी ना ज़रा बाहर की तरफ निकलते हैं, पाकिस्तान से बाहर की तरफ चलते हैं। एक तो यह है कि एजुकेशन बेहतर हो जाएगी और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो भी बंदे को कुछ लाइफ का पता चल जाएगा। एट द एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का यही होता है कि वहाँ पे सेटलमेंट। असल में आपका भी यही प्लान होगा? नहीं, मेरा आपको सही बात बताऊँ, फैमिली की वजह से ये तो प्लान नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, पढ़ेंगे, तो ये उनकी तरफ से ऑफ़र्स हैं कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको वो चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं कि आप इतना टाइम फ्रेम गुजारें और उसके बाद हम आपको वो PR, वो सेटलमेंट, वो सारा बिज़नेस, ये चीज़ें सारी हो जाती हैं। लेकिन एज सच अभी तक ऐसा प्लान नहीं है, अभी पढ़ के वापस ही आना है। मेरा ख्याल है ये गलत बात कर रहे हैं आप। इंटरव्यू है चलिया। अच्छा, आप क्या बताते हैं, मतलब मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि आपका अभी तक फीस वगैरह कितनी आपने सबमिट करवाई है, वो उस मद में आपके कितना खर्चा हुआ? जी अभी तक जो मेरा टोटल एक्सपेंस है, चलें बताता हूँ आपको बाद में, लेकिन जो कॉलेज मेरे की फ़ी है ना वो थी तकरीबन $18,000 कैनेडियन डॉलर्स। वो राउंड अबाउट पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो वो बन जाते हैं 22-23 लाख रुपये। और उसके बाद वो उनकी GIC है जो कि हमने SDS में अप्लाई किया था ना, उसकी वजह से हमें वो $10,200 कैनेडियन वो भी सबमिट किए। वो राउंड अबाउट पाकिस्तानी, तब तो डॉलर भी काफ़ी महंगा था, वो तो 127-8 का था जब मैंने पे किया था। तो इसका तकरीबन बना था 11.5-12 लाख रुपये। तो अभी यानी राउंड अगर फिगर करेंगे तो हम 35 अबव चला गया हूँ मैं अभी तक कनाडा। बिल्कुल, मैं यही बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग कनाडा को सोच रहे हैं तो स्टूडेंट कहते हैं जी बिल्कुल मिनिमम बजट। देखिए, अगर आप मिनिमम बजट भी ढूंढें तो फिर भी आपका अराउंड 30-35 हो जाता है। तो अगर आप कनाडा सोच रहे हैं तो आपको बजट का पहले ही माइंड में होना चाहिए कि 30 अराउंड अगर है तो फिर आपको कनाडा का सोचना चाहिए। तो मज़ीद बढ़ते हैं आगे जी। मैं चाहूँगा कि आप हमें ये भी एक्सप्लेन करें कि आपको सिल्क कंसल्टेंट्स, कैसे आप सिल्क कंसल्टेंट्स तक पहुँचे, इसको ज़रा आप थोड़ा सा बताएं। क्योंकि मार्केट में अगर आप बात करें कंसल्टेंट्स की तो आजकल तो मेरा ख्याल है जी भरमार है, आपको मिल जाता है बहुत आपको बहुत कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में।
मैंने ज़िशान भाई जब ना सोचा, कुछ मेरे घर वाले भी चाह रहे थे कि मैं फ़ॉरेन के लिए जाऊं, स्टडी के लिए जाऊं, तो मैं तब इस्लामाबाद में था। वहाँ पे मैं 3-4 कंसल्टेंट्स मैंने विज़िट किए, गुजरांवाला में भी किए, दैन इवन कि हाफिज़ाबाद में मेरा अपना एक पर्सनल रिलेशन है क्योंकि मेरा रीजन है वो, वहाँ पे भी मैंने पता किया। लेकिन वहाँ पे तो था ही नहीं बंदा जो कनाडा को डील कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप। तो गुजरांवाला में भी 1-2, फिर मैं लाहौर, मुझे ना एक ओपन स्पेस जो है ना वो कहीं नहीं मिली थी। मैं सिल्क के अलावा मैं जितने भी लोगों के पास गया ना, उन सब ने कहा जनाब ये लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं, ये है वो आप इसमें करवा देंगे, इसमें करवा देंगे, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है। मुझे ओपन चॉइस किसी ने नहीं दी थी। और वो जो बता रहे थे प्रोग्राम्स, उसमें ये था कि वो मेरी फील्ड के रिलेटेड नहीं थे। रिलेटेड मुराद के मैं डायरेक्टली रिलेटेड की बात करूंगा क्योंकि मैं रोबोटिक्स से का बंदा हूँ, तो मैं चाहूँगा मैं उससे रिलेटेड आगे फर्दर जाऊँ। लेकिन वो थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो ऑफ़र हो रहे थे, 1-2 और कोर्सेज थे। तो जब मैं घूमता फिरता, बेसिकली पहले दिन मेरे बड़े भाई जो है ना मुनीब एहसान, वो आए थे, वो लाहौर में थे। तो वो कहते चले मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने 3-4 उन्होंने विज़िट किया, उनमें से एक सिल्क भी था। तो सिल्क में जब आए तो तब अल्हम्दुलिल्लाह आपने जनाब ओपन चॉइस दी थी कि आप बताएं किस कॉलेज में जाना है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम आपका एडमिशन करवाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह सिल्क कंसल्टेंट है, वहाँ पे आ जाओ, लाहौर हाउस के पास चलते हैं, वो ओपन चॉइस दे रहे हैं। वो फिर जब मैं आया हूँ तो मैंने आके देखा और मुझे यही पता चला, और मुझे ऐसे ही था कि आप बताएं आपने किस फील्ड में जाना। वो मेरे जो मेन कोर्सेज थे वो एक प्रॉपर शायद आपका सॉफ्टवेयर है या कुछ वो साइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, वहाँ पे मेरे वो मेन कोर्सेज डाले गए, उसके रिलेटेड मेरी फील्ड्स आती गई कि आप इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्रियल रीजन जो है, इंडस्ट्री में जाने का। तो फिर मुझे ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मुझे कोर्स बहुत अच्छा लगा। और फिर वो ऊपर से बेहतरीन जो चीज़ वो ये थी कि ये 2 ईयर कोर्स था, बाकी जितने तो वो 1 ईयर मिल रहे थे, तो ये 2 ईयर था। तो मैंने फिर सोचा कि यही बेहतरीन है, यहीं पे करना चाहिए। तो इस तरह जनाब मैंने सिल्क को और आप लोगों के पास पहुंचा हूँ। जनाब आप लोगों ने आपने हमें चूज़ किया जी जनाब, ये आपकी मेहरबानी। ट्रस्ट किया, मेरे ख्याल है काफ़ी टाइम गुजर चुका था, काफ़ी टाइम लगा है हमारा वीज़ा आने में जी, एक लंबा प्रोसीजर था। बिल्कुल कनाडा का हम SGS को चूज़ ही इसलिए किया था ताकि हमारा विदिन 21 डेज़ क्लोज हो जाए या हमें पता चल जाए हमारे वीज़े का। लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी, कोरोना का टाइम चल रहा था, पीक पे था, और मेरा ख्याल है तकरीबन 4 से 5 महीने जी 4 से 5 मंथ में हमारा वीज़ा आया। तो SGS भी फिर आप कहने की डिले हो जाता है। तो सुभान भाई मज़ीद मैं चाहूँगा कि आपने इंट्रोडक्शन भी दे दिया अपना, जी, और हमारे बारे में भी आपने बड़ी आपकी नवाजिश की, आपने हमारे बारे में भी कुछ अपने अल्फाज कहे हैं। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस के ऊपर भी अपनी थोड़ा सा बयान करें। वीज़ा प्रोसेस क्या था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ताकि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी कुछ उनको भी आइडिया हो चीज़ों का कि वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, किन किन चीज़ों को देखना होता है, ताकि इनको भी बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ सीखने को मिले। जी ज़िशान भाई, मैंने जब आपसे कहा ना मेरा आप वीज़ा काइंडली अप्लाई कर दें, तो तब मैं सोच रहा था कि ये होगा कैसे, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ तो बंद थे। और फिर मेरी अज़हर साहब से बात हुई जी, माशाल्लाह बड़े नाइस आदमी हैं, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मैंने उनको अप्रोच किया तकरीबन रात को 12-1 बजे। वो कनाडा में थे जी, वो तब कनाडा में थे, तो हमारे पास 12-1 का टाइम था। वो कुछ एक परेशानी ये थी कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना था, लेकिन जनाब हालात जो ये थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मैं कैसे करूँगा अप्लाई, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। फिर मैंने सर से बात की, क्योंकि वीज़ा मैंने परेशानी मुझे इसलिए होगी क्योंकि मेरी तकरीबन 10 के 15 दिन के बाद इनटेक स्टार्ट हो रहा था, सितंबर इनटेक जी।
सितंबर इनटेक स्टार्ट हो रहा था, ये सितंबर 20 की बात हो रही है। तो मैंने सर से बात की कि सर मुझे अब क्या, खुद परेशान हो गया कि बेटा आपने अगर करना था तो कम से कम 1 मंथ पहले करते, कुछ तो पता चलता। ऑनलाइन क्लासेस लोगे, 1-2 कोर्स ऑफर करवा लोगे, 3-4 करवा लोगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जब कॉलेज को अप्रोच किया तो वो मुझे कह रहे थे कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आपके 6 के 6 सब्जेक्ट जो है ना वो सब के सब ऑफर होंगे, आप हाफ नहीं कर सकते, आप 1 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते। फिर मैंने सर से बात की, सर मुझे कहने लगे कि आपने डेफ़र कर लें, बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए ये है कि आप डेफ़र कर लें। डेफ़र किया, जैन इनटेक के लिए वीज़ा की तैयारी शुरू कर दी कि ये जनाब वो पोलियो का लाइसेंस बनवाना है, मेडिकल बनवाना है, ये वो। और सबसे बेहतरीन कि मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया था अभी, तो सर ने मुझे मेडिकल की डेट ले दी कि आप अपना मेडिकल दे दें। मैं गया हूँ, मैंने जाके मेडिकल अपना करवा लिया। जैन इनटेक आया तो तब तो सारे लोगों को पता कि जो सिचुएशन क्या थी कोरोना की, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो मैंने क्या, जैन भी नहीं करेंगे, हम मई में जाएंगे, क्योंकि उस टाइम हाँ दोबारा डेफर इसलिए करवाया कि अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो फिर वो फीस भी जाएगी, तो अगली फीस भी आएगी, और 22-25 लाख जी 22-25 लाख फिर से देना घर से निकाल के, वो बड़ा मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि हम तो यही करेंगे, उधर जाएंगे 20-22 लाख जो घर से मंगवाना है वो हम खुद कमाएं, खुद कमा के वहाँ पे करें। तो जब मैं मई के लिए गया, उससे पहले सर ने मुझे जैसे जैसे बताया, कुछ आपने जो मुझे बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट बना लें, ये करवा लें, ये करवा लें, वो सारी चीज़ें मैंने साथ साथ तैयार हुई। और फिर हमने अप्लाई कर दिया था अक्टूबर में, 2020 में हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया था। तो उसके बाद मेडिकल बायोमेट्रिक्स आई हमारी नेक्स्ट डे हमने बायोमेट्रिक दिया। हम बड़े हैप्पी थे कि जनाब बायोमेट्रिक्स हो गई है, मेडिकल हमने पहले दिया हुआ है, अब ये और कुछ नहीं, 1-2 वीक के अंदर हमारी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से वो बायोमेट्रिक्स तो हुआ, लेकिन हमारा मेडिकल अपडेट हुआ जाके जैन 2021 12 जैन को, तब हमारा जाके मेडिकल अपडेट हुआ था। शायद आपको याद हो, रिक्वेस्ट करने के बाद, वेब फॉर्म फिल करने के बाद। तो वो जब हुआ उसके बाद हमने इंतज़ार शुरू किया, और देन हमारी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई 11 मार्च को। 11 मार्च को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन में वो सबमिट किया। और फिर ये अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ, 24 मार्च को जनाब हमारा पहला लेटर आया कि जनाब आपका वीज़ा लग गया। वो हमने डिस्पैच कर दिया है, पासपोर्ट इस्लामाबाद से लाहौर, और इस तरह जनाब हमारा वीज़ा मुकम्मल हुआ है। ये जो टाइम था, क्योंकि मैंने पोर्टल भी आपको दे दिया, और जी बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इन भाई की जो सबसे बड़ी मेहरबानी वो ये है कि इन्होंने मुझे, वो कहते हैं ना हाथ काट के दे देना, वो ही मुझे दे दिए जनाब, ये पोर्टल है, खुद ही देखो खुद ही करो। क्योंकि वो मुझे जो नज़र आ रहा था वो यही था कि हमें, क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह की थी कोरोना की, तो मेरा था कि स्टूडेंट खुद ही देख लिया पहले जी। तो मैंने पोर्टल का लॉगिन दे दिया, और फिर मैं पूछता रहता था कि मैं खुद नहीं चेक कर रहा था, मैं उनसे पूछता था कि क्या सिचुएशन है। और सबान भी बताया करते थे कि जैसे ही जो मतलब टाइमिंग होती है खाना खाने की, वही मेरे पोर्टल चेक करने की टाइमिंग होती है। क्या थोड़ा सा उसको भी ज़रा जी, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट अप्लाई करेगा, या भी जिन लोगों ने किया हुआ है ना, ये आप कभी उनसे सिचुएशन पूछें। जब वो रिज़ल्ट निकल नहीं रहा होता ना, फिर हालात ऐसे होते हैं कि बंदा इधर देखता यार अभी ना हो गया हो, 1-1 मिनट के बाद। यानी मैं एक दिन में कुछ भी नहीं, तो मैं जब भी घर आके बैठता था ना, बाहर गया हूँ या कुछ मेहमान आ गए उनसे अलहदा हुआ हूँ, जब भी मैं बैठा हूँ मोबाइल लेके या लैपटॉप पे, सबसे पहले मैंने पोर्टल चेक किया कि भाई कोई अपडेट। लेकिन उन्होंने कहा भाई कोई अपडेट। और ये इस तरह बड़ा, वो क्या कहते हैं ना, सख्त सा टाइम था, ना गुजर रहा था ना कुछ हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि अल्लाह ने करम किया और वो पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो मेरा ख्याल है पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए हैं, और मेरा ख्याल है इस डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करना चाहिए।
कुछ आप, मैं चाहूँगा सुभान भाई कुछ आप क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे प्रोसेस के बारे में, सिल्क कंसल्टेंट्स के बारे में जो आपने फील किया। इससे भी पहले मैं कुछ भाई के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा और इनके बड़े भाई के बारे में। माशाल्लाह इस तरह के क्लाइंट्स भी कम मिलते हैं। आप कहते हैं ना जी स्टूडेंट तारीफ़ कर रहे कंसल्टेंट की, मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। हमेशा इन्होंने भाई कह के बात की है, मेरा ख्याल है मैं इनसे छोटा हूँ शायद। इनके बड़े भाई इतनी रिस्पेक्ट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप कहते हैं जब बंदे को इज़्ज़त मिलती है, आगे से बंदा जब इज़्ज़त देता है तो फिर बंदा का दिल करता है उनको ज़्यादा दुगनी इज़्ज़त दी जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोनों भाई माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको क्या खूबसूरत अखलाक दिया है, इनके पेरेंट्स ने क्या खूब तरबियत की है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं गई इनको। इन्होंने हमें इज़्ज़त दी है, हमने उन 2 गुना ज़्यादा दी है जी। तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये आपका बड़कपन है जनाब सच्ची में ये दिल से है। थैंक यू वेरी मच। ये आप कह लें कि हमेशा उन्होंने इज्जत के साथ हमेशा भाई का, तो थैंक यू यार जी। थैंक यू। आप दोस्त हैं, भाई हैं जी। इंशाल्लाह ये रिश्ता कायम रहेगा इंशाल्लाह। तो और मज़ीद आप कुछ कहना चाहें अगर? जी, मैं अभी जितने व्यूअर्स हैं ना इनको ये कहना चाहूँगा कि आपने जहाँ से भी अप्लाई करना है, जो भी करना है, लेकिन आपसे मेरा ये बरादराना मशवरा ये है कि आप सिल्क में ज़रूर आएँ, क्योंकि मैंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल पाया है। ये इंतहाई लविंग पर्सन है सारे और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ये आपकी हर लम्हे, हर जगह पे, हर मामले में, इवन के आपके टिकट्स तक के जनाब ये के लिए जनाब को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये कि आपके ये साथ रहते हैं। और ये एक क्लाइंट का और एक जनाब कस्टमर का ये रिश्ता नहीं है, ये भाइयों वाला रिश्ता क्रिएट करते हैं। अज़हर साहब हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत दें, वो बेटों जैसा रिश्ता बनाते हैं। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं ज़िशान भाई का कहूँगी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है मेरे साथ। हर जगह पे मुझे कोई भी परेशानी आई है, कोई टाइम भी मैंने इनको कॉल की है, इन्होंने मेरी कॉल फर्स्ट टाइम पे पिक की है और बहुत ही नाइस। आप लाजमी आएँ और आपको इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं इंशाल्लाह आपको ये गारंटी करता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे बेहतरीन किसी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा, ना किसी को ऐसा महसूस किया, ना किसी को ऐसे पाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा ख्याल है इस डिस्कशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाला और हमारी इस डिस्कशन को सुना, इस मालूमात को होपफुली आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और आज के लिए इतना ही।